और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में 7 लोगों की मौत हो गई है। सैनिटाइजर पीने से 7 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के यवतमाल का यह मामला है, जहां पर सैनिटाइजर पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शराब की जगह इन लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया था, जिसकी वजह से इन सभी लोगों की मौत हो गई। तो ये 7 लोगों की मौत का मामला महाराष्ट्र के यवतमाल में, जहां सैनिटाइजर पीने से 7 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया था। शराब की जगह सैनिटाइजर पीने से 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के यवतमाल में यह घटना घटी है, जहां पर कुछ लोगों ने शराब की जगह सैनिटाइजर पी लिया था और इस वजह से उनकी मौत हो गई। 7 संख्या बताई जा रही है जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है सैनिटाइजर पीने से। शराब की जगह इन लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया था। महाराष्ट्र के यवतमाल का यह मामला है, जहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है और कारण यह कि शराब की जगह सैनिटाइजर पी लिया था, जिसकी वजह से मौत हुई। आशीष दीक्षित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, कितने लोगों ने सैनिटाइजर पिया था और किस तरीके से घटना घटी, क्या जानकारी मिल पा रही है? आशीष, चलिए आशीष के पास चलेंगे, लेकिन इस सबके बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, यवतमाल का ये मामला है। 7 लोगों की मौत हो गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शराब की जगह इन लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया था। सैनिटाइजर पीने से इन लोगों की तबीयत बिगड़ी और 7 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के यवतमाल में यह घटना घटी है। 7 लोगों की जान चली गई है। सैनिटाइजर पीने से हुई है इन सभी की मौत और जो पता चल पा रहा है उसके मुताबिक शराब की जगह इन लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया था, जिसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उसके बाद इनकी जान चली गई। 7 संख्या बताई जा रही है जिन लोगों ने दम तोड़ दिया। आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है महाराष्ट्र के यवतमाल, जो कि एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर शराब ना मिलने की वजह से 7 लोगों ने सैनिटाइज़र पी लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन है, ऐसे में सरकार ने कड़े नियम किए हैं, जिसके बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 7 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई है। गायत्री, आशीष, कितने लोगों ने सैनिटाइजर पिया था और ये कब का मामला है? जी, बताया जा रहा है कि 7 लोगों ने मिलकर सैनिटाइज़र पिया था। इसके पहले भी महाराष्ट्र में ये घटना घट चुकी है। जब पिछला लॉकडाउन था, शराब नहीं मिल पा रही थी, तब लोग अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे थे और तभी भी 2 लोगों ने सैनिटाइज़र पिया था और दोनों की मौत हो गई थी। लेकिन इस बार ये घटना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि 7 लोगों ने सैनिटाइज़र पिया है और उनकी घटनास्थल पे ही, जब वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, उससे पहले ही मौत हो गई है। शुक्रिया आशीष, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो आशीष जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक 7 के 7 लोग थे जिन्होंने सैनिटाइजर पी लिया था, शराब की जगह सैनिटाइजर पी लिया था, तबीयत बिगड़ी जिसकी वजह से मौत हो गई। और आइए बात ऑक्सीजन पर एक्शन में। पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को देश में जारी ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला लिया। अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों पर राज्य सरकारें सख्ती से पेश आए, सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन निर्माण इस्तेमाल के लिए जरूरी उपकरणों की सप्लाई को सुचारू बनाने पर भी उनकी तरफ से जोर दिया गया। ऑक्सीजन निर्माण में जरूरी उपकरणों पर से कस्टम ड्यूटी हटाने का भी फैसला लिया गया है, जिससे ऑक्सीजन निर्माण के उपकरण सस्ते हो जाएंगे। उपकरणों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी के अलावा स्वास्थ्य सेस को भी खत्म करने का फैसला हुआ है। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना की वैक्सीन को भी कस्टम ड्यूटी से मुक्त रखने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाए जाने और वितरण में तेजी लाने पर भी जोर दिया। ऑक्सीजन समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नए और जरूरी तरीकों का उपयोग करने पर भी जोर दिया है। तो ये तमाम दिशा निर्देश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार उनकी तरफ से मोर्चा संभाला हुआ है और इस सब के बीच उन्होंने फिर से अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली ताकि ऑक्सीजन की किल्लत ना हो। इस वक्त 2 जगहों से हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, आशीष दीक्षित मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आनंद, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली कि दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल, वहां से बेड्स कम किए गए हैं। मतलब पहले से ही दिल्ली में हम देख रहे हैं किस तरीके के हालात ऑक्सीजन की वजह से, और अब बेड्स में कटौती। और बाकी जगहों से क्या अपडेट मिल पा रहा है ऑक्सीजन को लेकर? जी देखिए गायत्री, अभी 2 अस्पतालों का ये अभी जानकारी आई है, जिसमें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और जीटीबी अस्पताल है, जहां पर जो बेड्स की क्षमता है वो कम की गई। और जाहिर तौर पर अस्पतालों पर जिस तरह से लगातार
बोझ बढ़ रहा है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है या जो डॉक्टर्स या नर्स हैं उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो खुद भी कोविड से बचे और जो पेशेंट हैं उनका बेहतर इलाज कर पाएं। लेकिन जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की जो कमी है वो कई अस्पतालों में देखी जा रही है और उसको किस तरह से सुलझाया जाए, ये ऑक्सीजन की कमी का जो मसला है उसको देखते हुए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कोशिश में लगी हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं और ऑक्सीजन की जो रिफिलिंग है वो समय पर हो सके और जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य वहां से बिना रोक टोक जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली के अस्पतालों तक पहुंच सके। आज भी हमने देखा कि रोहिणी में एक अस्पताल जहां पर 80 कोविड पेशेंट थे वहां पर तुरंत ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। तुरंत वहां पे जो लोकल पुलिस है उसने करीबन 1 मिलियन टन जो है बता रहे हैं जिससे कि करीबन 150 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकते हैं। इतनी क्षमता की जो ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन है वो अस्पताल को पहुंचाई थी। तो कोशिश लगातार की जा रही है, कोर्ट भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो और ये जिम्मेदारी सभी की बनती है कि जो मरीज अस्पताल के अंदर भर्ती हैं उन्हें भरपूर ऑक्सीजन मिले ताकि मौत का जो आंकड़ा है वो कम हो सके। लेकिन लगातार जिस तरह से रोहिणी का एक अस्पताल था जिसमें 20 लोगों की मौत का दावा जो एमडी ने किया था और वो ये बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो स्लो हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी के चलते जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 जो कोविड पेशेंट है उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो लगातार कोशिशें की जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में ना हो और जो दूसरे राज्य जहां से ऑक्सीजन मिल सकती है वो ऑक्सीजन समय पर दिल्ली में पहुंचे। उसके लिए केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार की मदद की है और हर संभव जो कोशिश है वो आपसी वो लगातार जारी है। केंद्र की तरफ से सप्लाई को लेकर एक्शन तो वहीं अब जिम्मेदारी राज्य सरकारों की, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है कि राज्य सरकार अगर एक विकल्प सफल नहीं हो रहा है तो दूसरे विकल्प के लिए तैयार है। आनंद, हम लौटेंगे आपके पास क्योंकि जमाखोरी भी एक बड़ा विषय है और उसको लेकर सख्ती की बात भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज हाई लेवल मीटिंग में कही गई है। लेकिन इस सबके बीच हम मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं। लगातार महाराष्ट्र से भी ऑक्सीजन की किल्लत की जानकारी मिल रही थी और इस सबके बीच वहां क्या स्थिति। आशीष हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा बताइए आप जहां मौजूद है वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन सख्ती वहां पर भी लगातार बनी हुई है, नियम पालन हो रहे हैं और क्या वहां पर भी ऑक्सीजन की किल्लत की किसी तरह की कोई जानकारी, जैसे कि यहां पर अभी दिल्ली में आनंद बता रहे हैं 2 अस्पतालों में बेड्स कम कर दिए गए हैं। जी गायत्री, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई के कई निजी अस्पतालों में आज भी ऑक्सीजन की कमी है जिसके चलते पेशेंट्स को अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जा रहा है। यही नहीं कि बीएमसी के भी जो कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन मौजूदा स्थिति जो बताना चाहेंगे, अभी सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने बीएमसी कमिश्नर को ये आदेश दिए हैं कि अब मुंबई के जितने भी वार्ड्स हैं वहाँ पर 24 ऐसे नोडल ऑफिसर्स रखे गए हैं जो 24 घंटे पहले का रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट को देंगे कि ऑक्सीजन की कितनी आज के दिन में सप्लाई हुई है और कितनी ऑक्सीजन की डिमांड थी, जिसके चलते 24 घंटे पहले अगर सरकार को इत्तला करते हैं तो अरेंजमेंट हो सके और ऑक्सीजन की जो किल्लत से महाराष्ट्र गुजर रहा है वो किल्लत को कम और कर सके। देखिए यही मैनेजमेंट है आशीष, के ये पता हो कम से कम पहले कि कहां पर किल्लत है और वहां पर आपूर्ति के लिए विकल्पों पर विचार किया जा सके। हम दोनों के पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि कोरोना की तेज रफ्तार दूसरी लहर और महामारी के बीच कोरोना की वैक्सीन और उसके दामों को लेकर हवा बहुत तेज थी कि वैक्सीन के दाम अलग अलग स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर वैक्सीन के दामों को लेकर फैली गलत सूचना को विराम देने की कोशिश की है। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार मिलकर ही लड़ाई लड़ेगी और वैक्सीन की हर एक डोज की कीमत 150 रुपए तय की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि भारत सरकार राज्यों को कोरोना वैक्सीन की डोज मुफ्त में ही मुहैया करवाएगी। देश में कोरोना के महासंकट के बीच जारी ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भी कमर कस ली है और राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट ऑक्सीजन उत्पादन करने में जुट गया है। यहां 24 घंटे लगातार काम किया जा रहा है और प्लांट में उसकी क्षमता का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। इससे पहले राज्य सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन कर सरकार को देने के निर्देश दिए हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी और मांग दोनों को पूरा किया जा सके। कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी की अपील पर निजी सेक्टर मदद के लिए आगे आए हैं। निजी सेक्टर आईटीसी ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हाथ बढ़ाते हुए दूसरे एशियाई देशों से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर लाने का जिम्मा उठा लिया है और साथ ही आईटीसी हवाई रास्ते से ऑक्सीजन
कॉन्सेंट्रेटर की बड़ी खेप लाने और ले जाने का काम कर रही है। कंपनी ने सरकार को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया है। तो कोरोना की दूसरी लहर जो है वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इस सब के बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति और सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था की लाइव मॉनिटरिंग के लिए ऑक्सी ट्रैकर वेब पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। ऑक्सी ट्रैकर पोर्टल ऑक्सीजन की मांग, कुल आवंटन, गाड़ियों की लाइव लोकेशन, जिलों में उपलब्धता और खपत समेत सभी जरूरी जानकारी से अपडेट रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी जिलों के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर 24 घंटे नजर रखी जाए। इस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम में एक कमांड कंट्रोल सेंटर हमारा लखनऊ में गृह विभाग में खुला है। एक कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से, हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से MIS यानी जो हमारी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट 24 घंटे, कहाँ से कौन सा टैंकर जा रहा है, कहाँ डिटेल्स है, वो लागू कर दिया है। लोड और उसका कितना ऑक्सीजन रहेगा वो सब डिटेल और मूवमेंट का डिटेल्स भी हमारा आ गया है। और लाइव टैंकर नोटेशन जो है, लोकेशन जो है, हम लोग अब मैप पे भी देख सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी कहर बरपा रही है। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 36% से ज्यादा हो चुकी है। एक तरफ कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की महामारी यहां पर मची हुई है, तो दूसरी ओर नए मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या हालात को बेकाबू कर रही है। लेकिन इसी बीच NCDC यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। NCDC के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कहर का कारण है यूके वेरिएंट। जिस तरह कोरोना के यूके वेरिएंट ने पंजाब में हाहाकार मचा रखा है, ठीक उसी तरह दिल्ली में भी लोगों को तेजी से बीमार कर रहा है। गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं, खाली है। दिल्ली में कोरोना का आफतकाल। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। हाफते दिल्ली को सांसों की दरकार। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिल्ली में किलर कोरोना का सच। देश की राजधानी दिल्ली की बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में है। लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पूरा जोर लगा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर अस्थायी अस्पताल बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली वालों का सबसे बड़ा इम्तिहान ले रही है। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, GTB, लोकनायक, सारे अस्पतालों में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं, अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल्ली में कोरोना की लहर ने आंधी का रूप अख्तियार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में ही इस घातक वायरस ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। लेकिन अब जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाले हैं। NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में कोरोना के यूके वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिससे स्थिति भयावह हो गई है। NCDC के मुताबिक पिछले महीने यानी मार्च के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में यूके वेरिएंट के 28% मामले थे, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते तक यह आंकड़ा 50% तक पहुंच गया। मतलब यह हुआ कि मार्च के महीने में ही कोरोना के यूके वेरिएंट के मामले लगभग 2 गुने हो गए।
यूके वाला वेरिएंट फॉर्चुनेटली बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी उतनी नहीं है जितने की ब्राजील या साउथ अफ्रीकन या महाराष्ट्रियन वाले की है। लेकिन फिर भी हम बहुत केसेस हाइपॉक्सिया के देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में। तो मेरा पर्सनल मानना है कि दिल्ली में इस वक्त में कम से कम 2 या 3 वेरिएंट्स दिख रहे होंगे। 50% यूके वाले हैं जो माइल्ड है, लेकिन एक दूसरा वेरिएंट दिल्ली में है, चाहे वो महाराष्ट्र वाला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल वाला हो, जो इस वक्त के अंदर में हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी कर रहा है और ज्यादा निमोनिया कर रहा है। इस समय दिल्ली में कोरोना का यूके वेरिएंट और डबल म्यूटेंट वेरिएंट मौजूद है, जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में आए लोग सांसों के लिए तरस रहे हैं। दरअसल कोरोना का यूके वेरिएंट बेहद घातक है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के हवाले से दावा किया गया है कि यूके वेरिएंट पहले के वाइल्ड स्ट्रेन से 43 से 90% ज्यादा तेजी से फैलता है, जबकि यूके वेरिएंट से मौत का खतरा 64% तक बढ़ जाता है। भारत में 3 वेरिएंट ज्यादा आ रहे हैं। एक यूके का है, एक महाराष्ट्र का 617 है और एक वेस्ट बंगाल का 618 है। और जो वेरिएंट पंजाब का आ रहा है वो दिल्ली में अब करीबन 50% यूके वेरिएंट हो गया है। वो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि यूके की ज्यादा माइग्रेंट पंजाब में आती है और इसलिए यूके वाला का फोकस पंजाब में होना लाजमी था। और पंजाब से दिल्ली सटा हुआ है तो दिल्ली में भी वही ज्यादा आएगा। तो इस वक्त में 3 नए फोकस इंडिया में चल रहा है। एक दिल्ली में यूके वाला, महाराष्ट्र में 617 एंड वेस्ट बंगाल में 618। पिछले महीने पंजाब में यूके वेरिएंट के 85% मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था, लेकिन देखते ही देखते कोरोना के इस नए और घातक रूप ने दिल्ली में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसे आप इन आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं। 9 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए थे। 10 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 7,897 हो गया, जबकि 22 अप्रैल को कोरोना के 26,169 नए मामले सामने आए। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में जिस तरह कोरोना ने तेजी से अपने पैर पसारे हैं, उसके पीछे यूके वेरिएंट हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की। जरूर कुछ म्यूटेंट्स हैं जो ट्रांसमिशन एफिशिएंट है, लेकिन वो ट्रांसमिशन एफिशिएंट होते हुए भी हमें संक्रमित नहीं कर पाएंगे हम फेस मास्क लगा लेंगे तो ये एसोसिएशन पाया गया, बाहर का देशों में पाया गया, इंडिया में भी पाया गया। लेकिन इसका हमें ये समझना नहीं चाहिए ये तो एक न्यू म्यूटेंट है, ये तो हमें संक्रमित कर देंगे, हमारा हाथ पे कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल हमारा हाथ पे ही है। ये न्यू म्यूटेंट्स हो या पुराना म्यूटेंट्स हो, उसका फैलने का तरीका एक ही है। तो हमें जो करना चाहिए, जो टाइम टेस्टेड प्रूवन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज है, वो हमें अपनाना चाहिए। भारत सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर जोर देते हुए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दे रही है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका लगाने का महाअभियान शुरू हो रहा है। तो दावा किया जा रहा है कि यूके के नए वेरिएंट के खिलाफ भी भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 2 कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन असरदार है। इसीलिए वैक्सीन की प्रक्रिया में तेजी आने से भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेट पर मशहूर एक टीचर पटना वाले खान सर। पटना वाले खान सर मुश्किल विषयों को अपने सहज और सरल अंदाज में समझाने के लिए मशहूर हैं। आज न्यूज़ 18 पर खान सर की कोरोना पर स्पेशल क्लास है। खान सर कोरोना के बारे में पूरी जानकारी साधारण भाषा में देंगे। वो बताएंगे कि कोरोना के लक्षणों को कैसे पहचानें, कोरोना कब शरीर के लिए घातक बन सकता है, कोरोना की जांच से लेकर कोरोना के इलाज तक पूरी बात सरल भाषा में समझिए। तो खान सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि हम कोरोना के लक्षण को कैसे समझें। हम महामारी के इस दौर में हल्का सा नजला, जुकाम या फिर बुखार होने पर लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं और ऐसे डर के माहौल में हम कैसे जानें कि हमें कोरोना हो सकता है।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बरसात एंट्री कर रही है, तो खांसी बुखार अभी नॉर्मल हो गया है और लोग इतना डर गए हैं कोरोना को लेके ना कि उनका इम्यून सिस्टम मतलब एक मानसिक दबाव में जी रहे हैं। तो एक इससे घबराना भी तो नहीं है ना कि मतलब एक नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है वो। तो कई लोगों में हम देख रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं भी है फिर भी डर जा रहे हैं वो लोग। तो खांसी बुखार तो खैर ये तो नॉर्मल भी आता है, बट सांस का फूलना, दम फूलने लगता है, सूखी खांसी हो जाना, ये ऑक्सीजन लेवल का गिरना, ये सबसे बड़ा सिम्टम्स हो जाता है। बुखार का लेवल ज्यादा रहना, ये सिम्टम्स ज्यादा हैं। और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नाप लेना कि अगर आपका 94 से अबव है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के वक्त में। और जो नया स्ट्रेन है कोरोना का, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब अगर कर रहा है तो वो ऑक्सीजन लेवल को एकदम गिरा रहा है। आप देखिए पूरे इंडिया का चेन सिस्टम जो था ऑक्सीजन सप्लाई का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया यहाँ पर। अच्छा, कोरोना जांच की बात होती है तो ये कहा जाता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट अभी तक सबसे भरोसेमंद इसी टेस्ट को माना गया है। इसी के जरिए पता लगाया जाता है कि शरीर में कोरोना वायरस है या नहीं। ये बताएं कि आरटीपीसीआर से कैसे जांच होती है? आरटीपीसीआर एक बड़ा टफ प्रोसेस हो जाता है। समस्या ये है ना कि जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए वायरस है और हम लोग जो जांच करते हैं वो डीएनए की करते हैं। आरएनए जो होता है एक्चुअली वो सिंगल धागा की तरह होता है और डीएनए जो होता है वो डबल धागे की तरह, इसे डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स कहते हैं। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो आरएनए को डीएनए में बदलना होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है जिस वजह से जांच लेट हो जाती है। अब यहाँ पे आरटीपीसीआर में क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का वो आरएनए से डीएनए में लाएगा। इसके बावजूद अब वो तो डीएनए में आ गया लेकिन उसे कोरोना है या नहीं इसका तो पता नहीं चलेगा। तो उसकी साइकिल थ्रेशोल्ड चेक करना पड़ता है, कितने साइकिल घुमाएंगे इसको, कितने साइकिल में ये जाके कोरोना मिल रहा है। तो किसी को 2 ही साइकिल में मिल जाता है तो उसका कोरोना ज्यादा खतरनाक है। किसी कोरोना को ढूंढने में ज्यादा साइकिल लगता है, इसका मतलब उसमें कोरोना कम है। तो टोटल हम लोग 35 साइकिल को घुमाते हैं जिसे हम लोग सीटी वैल्यू कहते हैं। तो जिसका आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन हो गया यहाँ पे। तो जिसका सीटी वैल्यू कम है उसका मतलब है कि उसमें कोरोना ज्यादा है। आरटीपीसीआर में अगर सीटी वैल्यू ज्यादा है तो समझिए अभी कोरोना का लोड कम है। लेकिन ये सीटी वैल्यू जो है वो ये नहीं करती है कि आप मतलब सीरियस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना बहुत जल्दी अपनी संख्या बढ़ा लेता है। और आरटीपीसीआर टेस्ट में सीटी वैल्यू क्या होती है, सरल भाषा में समझाइए कि इस सीटी वैल्यू के मायने क्या होते हैं? सीटी वैल्यू बताता है कि आपके ऊपर कितना कोरोना वायरस का लोड आ चुका है। सपोज कीजिए कि आप किसी कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आतंकवादी घुसे हैं सब, तो हमारे जो पुलिस फोर्स या कमांडो जाएंगे तो सबसे पहले कमरे को चेक करेंगे। तो जैसे टोटल कमरे को तो कोई चेक नहीं कर सकता है ना, तो एक प्लान बना लिया जाएगा कि हर कोने से कुछ कमरे चेक कर लेना है, बीच में से कमरे चेक करना है, लॉबी सीढ़ी वगैरह को चेक कर लेना है। तो ऐसे वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब हम लोग आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो इसमें कितने साइकिल को हम लोग चेक करेंगे। तो टोटल हमें 35 साइकिल चेक करना है, उसी को कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। अब जैसे हम किसी कमरे में गए, किसी बिल्डिंग में जिसमें आतंकवादियों को ढूंढना है, जैसे दरवाजा खोले हमें आतंकवादी मिल गया, पहले ही दरवाजा में मिल गया, तो उसे सीटी वैल्यू कहेंगे 1। किसी का पहला में नहीं मिला, दूसरा में नहीं मिला, 10वां में जाके मिला, तो हम कहेंगे कि उसका सीटी वैल्यू 10 है। मतलब आतंकवादी यानी जो एनिमी है उसे ढूंढने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब दुश्मन की संख्या कम है। तो आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि अगर किसी की सीटी वैल्यू 30 है यानी उसका दुश्मन 30वें कमरे में मिला है और हमें चेक करना था टोटल 35 कमरे ही, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके उस वायरस का उस बॉडी में जो वायरस आया है वो उसकी संख्या फिलहाल कम है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आगे भी कम रहेगी, क्योंकि बहुत जल्दी रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है ये कोरोना वायरस। तो सीटी वैल्यू बेसिकली वायरस रोड को बताता है कि कितना जल्दी वायरस मिल गया। सीटी वैल्यू कम होने का मतलब बहुत जल्दी मिल गया, मतलब आपके कोरोना का लोड बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के पास शुक्रवार रात भारत चीन सीमा पर ग्लेशियर टूटने की घटना हुई। सेना ने 291 लोगों को बचा लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। हिमखंड टूटने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने घटनास्थल का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जोशीमठ सेक्टर के सुमना क्षेत्र में भारी बर्फबारी की वजह से एक बीआरओ कैंप में आए अवलांच के बाद अब तक 384 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि 6 लोगों की हालत गंभीर है जिनका इलाज चल रहा है। बीआरओ कैंप के पास ग्लेशियर टूटने की वजह से शुक्रवार रात को ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। रेस्क्यू के लिए भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर सेना हेलीपैड जोशीमठ पहुंचे।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि बीआरओ अभी काम पर लगी हुई है, लेकिन कनेक्टिविटी टूट चुकी है। बीआरओ कैंप में फंसे 150 जीआरईएफ के कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। आईटीबीपी को इसने हिट नहीं किया है। जो भी अवलांच आया है, आईटीबीपी का कैंप पूरी तरह सुरक्षित है, आर्मी का कैंप भी सुरक्षित है। तो डीजीबीआर के 2 पोस्टें थी, 2 जगह काम चल रहा था उनका, बीआरओ वालों का, और उसमें करीब 430 लेबर बताई जा रही है। तो एक पहले वाली पे 291 लोग थे, वो सारे आ गए हैं। तो दूसरे वाली पे सारे नहीं लौटे हैं, उन्होंने आर्मी कैंप में रिपोर्ट किया, मतलब अपने आप आर्मी में आ गए हैं। तो अभी तक 430 टोटल थे उनके दोनों कैंप मिला करके, उनमें से 384 तो आ गए। तो बाकी का भी हम लोग वहाँ पे जितने लोग पहुंचे हैं, बाकी की तलाश हो रही है। 46 लोग एक प्रकार से बच गए। 2 शव पहले मिले थे और 6 शव बाद में मिले। कुल 8 शव वहाँ से बरामद हो चुके हैं।